हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल दो मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम विश्व भूगोल में कोरियोलिस बल एवं फेरल के नियम के बारे में समझेंगे। यह दोनों कैसे एक दूसरे से संबंधित है इसके बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर कोरियोलिस बल होता क्या है, फेरल का नियम क्या है, यह दोनों कौन थे और इन दोनों ने किस चीज़ के बारे में सिद्धांत प्रस्तुत किया, कब किया, ये भी मैं बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत है वो इससे कि आखिर कोरियोलिस बल होता क्या है। विश्व भूगोल में यह एक बहुत ही क्या बोलते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही दिलचस्प चीज़ है कि जब आप वायुदाब, हवाओं के गमन, हवाओं के चलन, समुद्री धाराओं के चलन, अब इसके अलावा बड़ी बड़ी नदियों के मार्ग को जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको इन दो चीज़ों के बारे में जानकारी और समझ होनी चाहिए। यदि आपकी जानकारी है तो ठीक है, नहीं है तो कहीं ना कहीं आंशिक रूप से समझने में दिक्कत होगी। इस पूरे वीडियो में मैं आपको संक्षेप में लेकिन पूरी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये चीज़ होता क्या है और ये कैसे समझना चाहिए और कैसे प्रभाव डालता है। परीक्षाओं में प्रश्न कैसे इससे पूछे जाते हैं, पीटी में भी, मेंस में भी। और मैंने जो लिखा है वो खुल्लर साहब की किताब से ली है, सज्जन सिंह और एनसीईआरटी के किताबों से सारे तथ्यों और डाटाओं को हमने रखा है। तो सबसे पहले देखिए, बहुत ही मोटा में हमने लिखा है कि आखिर ये 3 स्तर में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि कोरियोलिस बल होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, ये एक परिभाषा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अक्ष पर घूमती है मतलब अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमते रहती है। इस घूर्णन के कारण वायु के दिशाओं में विक्षेप यानी कि डिफ्लेक्शन पैदा होता है। इस विक्षेप को उत्पन्न करने वाले बल को विक्षेपक बल यानी कि अंग्रेजी में कहे तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहा जाता है। पढ़िए एक नज़र, आप खुद पढ़िए और समझिए। धरती जो है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमते रहती है। जब वो घूमती है तो इस घूर्णन के कारण एक प्रभाव, एक फोर्स जो है वो हवाओं के ऊपर पड़ती है और इस प्रभाव को या इस बल को विक्षेपक बल कहते हैं। रिफ्लेक्टिंग नहीं, डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहा जाता है। कहा इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई चीज़ सीधा जा रही है, हवा सीधा चलेगी, लेकिन वो किसी बल के कारण दाएं या बाएं मुड़ जा रही है, तो इसी को डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहा जाता है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक हवाओं पर एक बल लगता है। किस पर लगता है? हवाओं पे। और उस हवा पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? विक्षेपक बल यानी कि डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहा जाता है। यही डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो होता है कोरियोलिस बल कहलाती है। वही कह रहे श्रीमान, यही डिफ्लेक्टिंग फोर्स कोरियोलिस बल कैसे हो गया? तो इसका भी उपाय है। इस विक्षेपक बल की खोज सर्वप्रथम जीजी कोरियोलिस ने की थी। इन्हीं के नाम पर इसे कोरियोलिस बल या प्रभाव कहा गया। अब आप एक चीज़ पूछ सकते हैं कि श्रीमान बल है कि प्रभाव है? आप दोनों समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 90% जगह पे आपको बल मिलेगा, कहीं कहीं पे प्रभाव मिलेगी। हालांकि चूंकि यह क्या कहते हैं आपका आभासी बल है तो इसको प्रभाव भी कहा जा सकता है। अब समझिए, आप बाइक चलाते हैं, खूब तेज़ी से चला रहे हैं, बहुत तेज़ी से चला रहे हैं, हवाएं आपके शरीर के पास टकरा रही हैं, आप हवाओं से टकराते हुए चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि आपसे शरीर से टकराने, चेहरे से टकराने के बाद हवाएं दाएं बाएं मुड़ रही हैं। यही जो होता है डिफ्लेक्टिंग फोर्स होता है। किसी कारणवश हवाओं का अपने मूल मार्ग से दूसरे मार्ग की ओर चले जाना या विपथन हो जाना। समझ रहे हैं बात को? अब समझते हैं नक्शे पर कि आखिर ये कोरियोलिस बल होता क्या है। देखिए, नक्शा पर समझना सबसे आसान है और सबसे सही है। एक बार समझ लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कोरियोलिस बल कैसे काम करेगा और कोरियोलिस बल पर ही फेरल का नियम काम करता है।
ये धरती है, ये नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल है। ठीक है, अब आप परिकल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, कोई व्यक्ति ध्रुव की ओर मुंह करके खड़ा है। कोई व्यक्ति, आप, हम, कोई भी खड़ा है, आप ही मान के चलिए ध्रुवों पर मुंह करके खड़ा है, और आपने एक बड़ा सा पत्थर यहां से फेंक दिया। आपने एक बड़ा सा पत्थर ध्रुवों पर खड़ा होकर के फेंक दिया। मान के चलिए कि आपका घर है प्रयागराज। कहां घर है आपका? प्रयागराज। आपने एक पत्थर प्रयागराज की ओर उछाल दिया। प्रयागराज मान के चलिए यहां पे, लेकिन जब तक ये पत्थर यहां से यहां तक आएगी तब तक धरती कुछ न कुछ इस रूप में घूम जाएगी। धरती तो घूम रही है पश्चिम से पूरब, धरती पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो धरती क्या होगी कि तब तक कुछ ना कुछ आगे चली जाएगी। अपने मान के चलिए जो आप निशाना यहां लगाए थे, धरती यहां चली आई, तो आपका प्रयागराज के जगह पर कानपुर आ गया। पत्थर कहां गया? कानपुर आ गया। तो आपने जो पत्थर फेंका था, प्रयागराज का निशाना लगा के फेंका था, पत्थर भी सही थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि धरती घूम गई। धरती जो है वो घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। धरती अपने अक्ष पर बहुत ही तेजी से घूम रही है। कितनी तेजी से घूम रही है आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। उतनी तेजी से धरती घूम रही है। अब इसे विज्ञान की दृष्टि से या गणित की दृष्टि से ही देख लेते हैं। मान के चलिए कि कोई एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और उसने पत्थर फेंका, और वो पत्थर यहाँ पर विषुवत वृत्त पर आने में लगा 1 घंटा। तो 1 घंटे में धरती जितनी दूर घूमेगी उतना किलोमीटर वो जो पत्थर था या क्षेत्र था वो आगे चलाएगा। यहाँ का ये क्षेत्र यहाँ आगे चलेगा। मान के चलिए कि प्रति घंटा धरती 1620 किलोमीटर दौड़ रही है। प्रति आवर के हिसाब से पश्चिम से पूरब घूम रही है। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। और आपका जो फेंका हुआ पत्थर है वो यहां से यहाँ आने में भी 1 घंटा लगा। ठीक है, तो जब यहां से आने में 1 घंटा लगा तो आपने सोचा कि प्रयागराज आएगा, लेकिन वो पत्थर जो है एक्चुअली प्रयागराज नहीं, वहां से 1620 किलोमीटर पीछे वाले कोई शहर होगी, मान के चलिए कानपुर होगी, वहां करके गिरेगी। अब इसको दूसरे नजरिए से समझते हैं। फिर से धरती का नक्शा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, 0 डिग्री। आपने जो पत्थर फेंका वो यहां फेंका था, लेकिन वो गिरा यहां आकर के। बात समझिए, सेम कंडीशन यहां पे भी है। आपने जो पत्थर फेंका वो यहां गिरना चाहिए था, लेकिन वो इधर गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि धरती थोड़ी घूम गई। तो इस ओर से, यानी कि जब नॉर्थ पोल पर आप खड़े हैं ध्रुवों की ओर मुंह करके, तो यहां से क्या होता है? ये राइट साइड होता है, और यहां से क्या होता है? लेफ्ट साइड होता है। यानी कि जब कोई वस्तु ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर आएगी तो उसका जो विपथन होगा, यानी कि विक्षेपण जो होगा, वो नॉर्थ इलाके में, यानी कि नॉर्थ पोल तरफ, यानी कि कर्क रेखा के ऊपर में, या क्या कह सकते हैं, नॉर्थ पोल से जो आने वाली है, अर्थात जो नॉर्थ पोल से कोई भी वस्तु आएगी। यहां पर क्या है? कर्क रेखा है। यहां पर क्या है? मकर रेखा है। इसे कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और इसे कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है,
तो उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड वस्तु जो है वो विक्षेपित हो जा रही है। वस्तु यहाँ पे कुछ भी हवा, आपका फेंका गया तीर, कमान, सैटेलाइट, और क्या उड़ता है, हवाई जहाज, रॉकेट, कुछ भी। लेकिन चूंकि हम लोग अभी हवा का देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं, हवा का। मैं बाद में लिख दूंगा किसको मानेंगे सो। तो जब कोई वस्तु ध्रुवों से, उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर फेंकी जाएगी तो सीधा ना आकर के थोड़ा सा राइट साइड की ओर चली जाएगी। सेम कंडीशन साउथ पोल पे है। साउथ पोल से जब कोई वस्तु ध्रुवों की ओर फेंकी जाएगी या जाएगी तो वो लेफ्ट साइड चली जाएगी। दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट और उत्तरी गोलार्ध में राइट। क्यों? क्योंकि धरती घूम जा रही है। आना यहाँ चाहिए था लेकिन यहाँ घूमेगी, घूम जा रही है। इसके कारण ये विक्षेपण हो रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसी को जीजी कोरियोलिस ने खोजा था और यही कोरियोलिस बल कहलाया। इसी कोरियोलिस बल के आधार पे कालांतर में फेरल ने हवाओं के विपथन का या हवाओं के विक्षेपण का नियम दिया, जिसे फेरल का नियम कहा गया। लेकिन खैर अभी है कोरियोलिस बल के कुछ प्रमुख तथ्यों को समझ लेने की। एक एक तथ्य को मैं लिख करके आपको बता देता हूँ। अब देखिए इसमें प्रमुख तथ्यों को एक नज़र आप देख लीजिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। तो अभी हमने देखा कि कोरियोलिस बल जो था वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है और यह प्रभाव डालता है। इसके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। मैंने समझने के लिए ही सिर्फ बताया कि आप ध्रुवों पर खड़े हो जाएं, पत्थर को फेंकें, पृथ्वी के घूर्णन के अनुसार जो अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमते रहती है उसके अनुसार देखिए वो किस तरफ जाएगी। बस आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, यह एक आभासी या छद्म बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। परीक्षाओं में आपसे यह पूछेगा कि क्या यह वास्तविक बल है या छद्म बल है। यह छद्म बल है, यह आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। इसका सेकेंड पहलू यह हुआ, दूसरा पहलू यह हुआ कि यदि पृथ्वी घूर्णन बंद कर दे तो यह बल भी बंद हो जाएगा। समझ में आ रही है? दूसरा, वायु गति ज़्यादा होगी तो यह बल भी ज़्यादा लगेगा, अर्थात वायु का विक्षेपण ज़्यादा होगा। यानी कि ये जो फोर्स है, कोरियोलिस बल जो लगेगा किसी भी प्रकार के चलयमान वायु पर, वो उसके गति के समानुपाती होगी। गति ज़्यादा होगी तो डिफ्लेक्ट भी ज़्यादा करेगा, गति कम होगी डिफ्लेक्शन कम होगा, याद रखिएगा। तीसरा, कोरियोलिस बल ध्रुवों पर अधिकतम एवं विषुवत वृत्त पर शून्य होता है। परीक्षाओं में जब पूछे आपसे इसको ध्यान रखेंगे कि कोरियोलिस बल कहाँ पे अधिकतम होगा तो ध्रुवों पर, कहाँ पे न्यूनतम होगा तो विषुवत वृत्त पर। अब इससे मैं एक बार और ग्राफ के जरिए आपको बता दूंगा कैसे होता है, लेकिन इसको याद रखेंगे तथ्य को। यह एक विचलनकारी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। सेम चीज है जो हमने ऊपरी लिखा उसी को नीचे भी लिखा। यह किसी भी गतिमान वस्तु पर कार्य करता है। यही चीज को आपको ध्यान रखना है कि क्या कोरियोलिस बल किसी भी गतिमान चीज पर लागू होगा, तो हाँ, ये किसी भी गतिमान वस्तु पर लागू होता है। जो वस्तु हवा में उड़ेगी या गति करेगी या धरती पर भी गति करेगी वो उस पर ये लागू हो जाएगा। जैसे नदियाँ के जो जल होते हैं उस पर भी आंशिक रूप से लागू होती है। आप जब पढ़ेंगे तो पाएंगे कि बिहार में उत्तर बिहार की जो नदियाँ हैं वो अपने दाहिने तट पर कटाव ज़्यादा करती हैं। इसका मुख्य कारण नदियों के जो मार्ग में जल बहता है उस पर लगने वाला कोरियोलिस बल ही होता है। तो ये 4-5 तथ्य हैं इससे संबंधित जिससे परीक्षाओं में बार बार आपसे पूछा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। मैं फिर से ग्राफ से बता दूंगा, याद हो जाएगा 1 मिनट में। अब देखिए फेरल का नियम। फेरल जो थे वो अमेरिकी विद्वान थे और उन्होंने कोरियोलिस बल का सहारा लेकर के हवाओं के मार्ग के विक्षेपण का तर्क प्रस्तुत किया। 1835 में फ्रांसीसी इंजीनियर जो थे जीजी कोरियोलिस जो थे वो फ्रांस के इंजीनियर थे और उन्होंने ही ये तर्क दिया कि कोई वस्तु जब ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर आएगी तो उसके आते आते कुछ न कुछ धरती आगे चली जाएगी और उसके मूल मार्ग में विक्षेप हो जाएगा। लेकिन उसी को आधार बनाते हुए फेरल ने हवाओं के विक्षेपण से संबंधित एक तर्क प्रस्तुत किया और वो तर्क आज भी सही है। और तर्क क्या था
कि धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी के गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में किधर? दाहिनी ओर। दक्षिणी गोलार्ध में किधर? बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये फेरल का नियम था। कहिए कि श्रीमान ये तो याद कैसे होगा? याद करना है? कुछ नहीं याद करना है, आप एक नज़र देख लीजिए, आप एक नज़र लिख लीजिए। अब हम दोबारा आपको ग्राफ के द्वारा बता देते हैं। एकदम से आसान सी चीज़ है, कहीं पे कुछ इसमें नहीं करना है। देखिए ये धरती है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, 0 डिग्री। हमने अभी क्या बताया कि आपने यहां से कोई पत्थर फेंका तो ये पत्थर डायरेक्ट यहां आकर के गिरना चाहिए था, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये इस ओर गिर गया। उस पत्थर के जगह पे आप हवा का मान रखिए, तो ये हवा किस ओर गया? आपका मुख इस ओर है, तो ये आपका लेफ्ट होगा, ये आपका राइट होगा। तो हवा जो थी वो मुख्य रूप से किस ओर मुड़ गई? राइट की ओर मुड़ गई। यानी कि फेरल का नियम कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ रही हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर चली जाएंगी। देखिए, तो आपने इधर से कुछ फेंका और तब तक धरती कुछ घूम गई, तो उसको यहाँ गिरने के बजाय ये यहाँ आ गया, यानी कि ये इलाका यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बाईं ओर चला गया और ये दाईं ओर चला गया। इसी को इन्होंने फेरल के ने सिद्ध किया था कि जब कोई मूविंग चीज़ या हवाओं के बारे में, मेनली उन्होंने उस समय हवाओं के बारे में तर्क दिया था। और जानते हैं तर्क कैसे दिया था? उस समय गुब्बारा उड़ा करके अपने डाटा को एकत्रित करते थे और फिर उसी के आधार पर इन्होंने तर्क प्रस्तुत किया था। तो हवाएं जो हैं वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर आ जाएगी। अब मेरी समझ से कन्फ्यूज़न नहीं होने चाहिए। अब यदि परीक्षाओं में या कभी भी कन्फ्यूज़न हो, उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर कि दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, कुछ नहीं करना है। ध्रुवों पर खड़े हो जाइए, अपना हाथ उठा के एक पत्थर फेंकिए और सोचिए कि धरती जो घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, उसमें किधर की ओर जाएगी? स्पष्ट सी बात है, जब उधर से फेंकेंगे धरती तो हमारी ऐसे घूम रही है, इस तरफ से, यानी कि इस तरफ से ऐसे घूम रही है। तो जैसे ही आपने यहाँ से फेंका ये इधर चलाएगा, तो यानी कि इधर दाईं ओर, और इधर रहेगा तो ये बाईं ओर चलाएगा। ये था फेरल का नियम। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि जो कोरियोलिस बल है वो ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत पर कम क्यों होता है? याद रखिए, कोरियोलिस बल विषुवत पर शून्य होता है। इसी कारण विषुवत के पास उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं आते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए क्या है कि हवाओं का विक्षेपण होना चाहिए, चाहे जैसे घूमे, हवा घूमनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं घूमता है। यही कारण यहाँ पे क्या उसको बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यानी कि साइक्लोन नहीं आते हैं। अब कैसे होता है ज़्यादा सो बता देता हूँ। अब आप देखिए, कोई चीज जो यहां से यहां तक आएगी वो ज्यादा दूरी तय करेगी, यहां से यहां तक आएगी तो थोड़ा कम दूरी तय करेगी, यहां से यहां तक आएगी तो और कम दूरी तय करेगी, और कोई विषुवत रेखा पर रहेगा तो कोई दूरी नहीं तय करेगी। जब दूरी ही नहीं तय करेगी तो धरती घूमेगी कितनी, विक्षेपण कितना होगा, यानी कि विक्षेपण शून्य हो जाएगा। यानी कि ध्रुवों पर दूरी सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर विक्षेपण भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। जब कोई चीज़ ध्रुव से विषुवत की ओर आएगा तब सेम चीज़ यहाँ से भी है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी बहुत ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ दूरी कम हुई, यहाँ से यहाँ दूरी कम हुई, यहाँ से यहाँ दूरी और कम हो गई। इसी से समझ में आता है कि विषुवत वृत्त पे कोरियोलिस बल का प्रभाव शून्य होता है, और इसी शून्य होने के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात यहाँ नहीं आते हैं। परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लेगा कि विषुवत वृत्त के पास उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्यों नहीं आते, तो इसका मुख्य जो कारण, ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य कारण वही है कि वहाँ पे फेरल के नियम का हवाएं जो है पालन नहीं करती हैं, क्योंकि वहाँ पे विक्षेपक बल शून्य होता है या नहीं लगता है, या कोरियोलिस बल का मान शून्य होता है। ये हमने तीनों चीज़ आपको बता दिया। परीक्षाओं में आपसे तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है।
तो ये था हमारा कोरियोलिस बल और फेरल के नियम पर। आशा है कि आपको ज़रूर समझ में आ रही होगी। और भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत या किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।